दोस्तों, अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि क्या एग्जामिनेशन में आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा यस। क्यों नहीं, हमें तो मैक्सिमम मार्क्स ही चाहिए। फिर मैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछूं कि ये मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए, तो आपके ज़्यादातर जवाब ये होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर स्टडीज़, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना, मैक्सिमम नई नई चीज़ें रीड करते रहना कंटिन्यूसली। शायद ये सपना भी होगा बहुत सारे लोगों का कि मैं 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे पढूं। पढ़ाई जो है वो कभी ख़त्म ना हो और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम में बड़ी से बड़ी एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर दूं। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो आपके विचार कोई गलत नहीं है। दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन और आवर माइंड वर्क्स। इस प्रकार की चीज़ों के बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन क्या ये विचार प्रैक्टिकल हैं? ये अगर प्रश्न हम करें, देन द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 24/7 सिर्फ एक ही चीज़ करते रहें, पढ़ाई। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आई गिव यू वन एग्जांपल। जब अब्राहम लिंकन जो हैं उनको पूछा गया कि, या फिर अब्राहम लिंकन का कोट है, नॉट पूछा गया लेकिन उनका कोट है, उनका कोट ये है कि अगर उनको एक पेड़ काटने के लिए एक टास्क दी जाए और कहा जाए कि 6 घंटों के अंदर आपको पेड़ काटना है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं क्या करूँगा पता है, मैं पहले 4 घंटे जो हैं उसमें मेरी जो कुल्हाड़ी है, जिसको हम अंग्रेज़ी में एक्स कहते हैं, तो ये मेरी कुल्हाड़ी जो है इसकी जो धार है इसको और ज़्यादा धारदार बनाऊंगा। आई विल शार्पन माई एक्स फॉर फर्स्ट 4 आवर्स। पहले 4 घंटे में सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को इतनी धारदार बनाऊंगा और बाकी बचे 2 घंटे जो हैं उसमें मैं पेड़ काटने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करूंगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास शायद कुल्हाड़ी है, उतनी धारदार नहीं है, बिल्कुल भी धारदार नहीं है, थोड़ी बहुत होगी शायद, और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम एक बहुत ही बड़ा पेड़ जो है वो काटने की मेहनत करें। हर रोज़ थक ना जाए तब तक हम उसमें एफर्ट्स लगाते ही रहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो पैदा नहीं हो रहे। तो रीज़न इज़, हमें यही सिखाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लेकिन यहाँ पर अब्राहम लिंकन का कोट हमें ये सिखाता है कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क ही हुआ ना। तो जो बेसिक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि डू यू वांट हाई मार्क्स, एंड इफ़ द आंसर इज़ यस, तो इसका सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता एक ही है, इंटरनल डेवलपमेंट, या फिर आप कह सकते हैं इसका दूसरा नाम है सेल्फ डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा आप अपने सेल्फ को डेवलप करेंगे उतनी ही आपकी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। आपको पढ़ाई करनी है ज़्यादा, तो यू शुड फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, यू शुड फोकस ऑन फोकस। आपका ध्येय ये होना चाहिए कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन को और ज़्यादा मजबूत करें। ये चीज़ें एक बार हो गई, उसके बाद पढ़ाई तो हम सब करते हैं, पढ़ना लिखना तो सबको आता है, लेकिन फोकस्ड तरीके से, राइट टाइम फ्रेम से, अच्छी हैबिट से, ये सारी सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ें जो हैं, दे आर नंबर 1 थिंग। ये अपनी कुल्हाड़ी को धारदार बनाने जैसी बात है। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन दोस्तों। राइट, आज हमारे टेबल पर हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि यू आर वाचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 8 अक्टूबर 2022 है। अब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। मेक मशीन्स इन इंडिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें पढ़ने को मिल रहा है। फिर एक हिंदी आर्टिकल है आपके लिए, वैवाहिक दुष्कर्म के बारे में बात करने वाले हैं, राइट, बेसिकली मैरिटल रेप। और नंबर 3 जो है ये इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 4 उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई, और नंबर 5 जो है
ये कर्बिंग पॉल्यूशन जॉब लॉस के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे, मेक मशीन्स इन इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अभी एक रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ पर चल रही है, ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग को सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, राइट, मेक इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फोकस तरीके से हेल्प की जा रही है। और मेक इन इंडिया के लिए फिर भारत सरकार ने PLI स्कीम निकाली, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाली। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है सर्विस सेक्टर, और हमें सर्विस सेक्टर पर ही फोकस करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में आप इतनी मेहनत करेंगे, आप चाइना जितना अच्छा कभी पैदा नहीं कर पाएंगे, आप USA जितना, जर्मनी और दूसरे देश जो हाई क्वालिटी, जापान एक्सेट्रा, ये जो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम जो हैं वो कभी नहीं बना पाएंगे। लेकिन हम सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छे हैं, तो हमें सर्विस सेक्टर पर ही फोकस करना चाहिए। ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स की आर्ग्यूमेंट रहती है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये आज हम समझेंगे कि ये रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स क्यों हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक वक्त आया जब हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, राइट, 1991 के बाद की बात है, तो उस टाइम पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि क्योंकि हमारे देश में चीप लेबर अवेलेबल हैं, तो चीप लेबर होने की वजह से सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है, जो कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो हमारे पास आएगा बिकॉज वी हैव चीप लेबर, और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हम पैसे वाले बन जाएंगे। ऐसी एक फैंटेसी थी, लेकिन क्या ये बात हकीकत है? द आंसर इज नो। यू कैन नेवर बी टू चीप। एक हद तक हमारे यहाँ पर चीप लेबर हैं, लेकिन चीप लेबर के अलावा भी दूसरी चीज़ें, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत से भी लेबर कॉस्ट बहुत बहुत कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन देशों के पास सारा काम चला जाएगा और भारत के पास नहीं आएगा, या फिर चीप लेबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सारा काम आएगा। वियतनाम जैसे देश जो हैं, बांग्लादेश जो हैं, वो कपड़ों की मार्केट में हमसे आगे निकल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले करती है। सिर्फ चीप लेबर एक चीज़ से कुछ नहीं होता। वी हैव टू थिंक होलिस्टिकली। अब अगर हम सर्विस सेक्टर पर नज़र डालें तो हमारी GDP जो है उसका 55% सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी GDP में 55% है। और अगर हमारी सर्विसेज जो हैं या फिर सर्विस सेक्टर जो है इतना बड़ा है, तो हमारी बिलीफ ये है, हम ये मानने लगे हैं कि अगर हमारा सर्विस सेक्टर इतना बड़ा है तो हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा भी है। क्या हमारा सर्विस सेक्टर बड़ा है? द आंसर इज यस, वी कैन सी इन फिगर्स। लेकिन क्या हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा है? विल टॉक अबाउट इट इन अ मिनट। ये एक प्रश्न है जिसका जवाब हमें चाहिए। अब साइमन कुजनेट्स, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, साइमन कुजनेट्स। ये कौन है? इज नोन एज द फादर ऑफ GDP। द फादर ऑफ GDP साइमन कुजनेट्स के शब्द ये हैं कि GDP जो है ना, ये वेल्थ का मेजर है। इससे आप वेल्थ जो है वो नाप सकते हैं, लेकिन इससे आप वेलफेयर को नहीं नाप सकते। इट्स लाइक आपकी जेब में पैसे हैं तो इट्स ए गुड थिंग, लेकिन आपकी जेब में पैसे हैं इसलिए आप खुश हैं, दैट्स नॉट ऑलवेज राइट, इजंट इट? तो वैसी ही चीज़ है कि GDP में कंट्रीब्यूशन 55% है, तो ये वेल्थ डिक्लेयर करता है, वेल्थ इंडिकेट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा भी है। अब देखते हैं कैसे। देखिए, ज़्यादातर लोग जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनकी स्किल रेंज जो है वो लो टू अनस्किल्ड लेबर फोर्स जो है वो इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। 80% जितनी सर्विस सेक्टर की जॉब्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिटेल और ब्यूटी रिलेटेड सेक्टर में हैं। फिर इंटरनेशनल लेबर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारे जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनकी एक्सपोर्टेबिलिटी, यानी कि उनके अंदर वो एक्सपोर्ट लेवल की क्वालिटी नहीं है। हमारे डॉक्टर्स की बात करें, अगर आप आर्ग्यूमेंट पर मीन्स अगर हम आर्ग्यू करें तो हम कहेंगे कि देखिए सर्विस सेक्टर की बात हम कर रहे हैं तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो USA, UK जैसे देशों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हाउ कैन यू से कि सर्विस हमारे डॉक्टर्स या फिर हमारे यहाँ पर लेबर जो है वो एक्सपोर्टेबल नहीं है? तो रीज़न इज़ कि हमारे UK, USA में काम करने वाले डॉक्टर्स जो हैं उनको वहाँ पर ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है बाय मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स।
और हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी ये सपोर्ट और ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन उनको यहाँ पर नहीं मिलती हैं। हमारे ही डॉक्टर्स जब यूएसए यूके चले जाते हैं तो उनको ये सारा सपोर्ट मिलता है, तो इसकी वजह से दे आर फ्लरिशिंग ओवर देयर। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पर अगर हम नज़र डालें तो दोस्तों ये चीज़ वेस्ट में भी हुई है, ये चीज़ यूरोप में हुई है, ये चीज़ यूएसए में हुई है, ये चीज़ साउथ कोरिया में हमें देखने को मिल रही है, जापान में भी यही हुआ था। लगभग दुनिया के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे देश और सर्विस में जो अच्छे देश हैं उन देशों में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो टेक ऑफ करता है और जब ये एक लेवल तक पहुंच जाता है, उसके बाद ही क्वालिटी और स्किल्स जो हैं, ये सर्विस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई क्वालिटी और स्किल्स जो हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है। इसका एक एंशियंट एग्जांपल दूं आपको। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो जहाँ पहले क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से शुरुआत हुई, राइट। फिर एग्रीकल्चर के बाद लोग सेटल हो गए तो लोग घर बनाने लगे, मटके बनाने लगे, राइट। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन की शुरुआत हुई ना। और प्रोडक्शन की शुरुआत जो हुई, उसके बाद इसके एक्सपोर्ट की शुरुआत हुई। अब देखिए, प्रोडक्शन के बिना आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, एक्सपोर्ट जो है वो सर्विस का पार्ट है, पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। ये सारी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान बेचने के लिए जो व्यापारी जाते थे, जो ट्रेडर्स जाते थे, और जो राजा महाराजा उस टाइम पर जो सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करते थे, तो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो ये तभी डेवलप हुआ ना जब आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हुए। तो यही चीज़ दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी हुई है। और वॉरेन बफेट ने अपने कोट में ये कहा है, प्रिफर्स टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट मेक मशीन्स विच मेक मशीन्स। वे कंपनीज जो मशीन्स के माध्यम से मशीन्स बनाती हैं, तो ऐसी कंपनी में वॉरेन बफेट जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। क्लियरली व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल हियर इज कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही इज़ इन्वेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मेन कोर, उसके बाद सर्विस और ये सारी चीज़ें जो हैं। अगर कोई उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्विस कर रहा है, सर्विस इन द सेंस कि उसको बेच रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी कंपनीज में भी वो इन्वेस्ट करेंगे, राइट। लेकिन मेन कोर क्या होगा बीच में, या फिर उसका कोर इन द सेंस जो सेंटर में होगा, दैट विल बी ए प्रोडक्ट। तो क्लियर मैसेज ये मिलता है कि फर्स्ट वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर मैन्युफैक्चरिंग बेस। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको हमें और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे। जब ये सारी चीज़ें आएगी, उसके बाद सर्विस सेक्टर जो है वो उस सोफिस्टिकेशन तक पहुँचेगा। और उसके लिए हमें चाहिए अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए वी नीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ा इन्वेस्टमेंट। फिलहाल हम हमारी जीडीपी का 0.6% जितना ही R&D में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। और इन 2018 हाई रैंकिंग गवर्नमेंट लॉ मेकर said that just about 7% of the 2.5 million engineers in India can perform core engineering task। अब देखिए, R&D में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसकी वजह से ओवरऑल क्वालिटी जो है वो हमारे इंजीनियर्स की कैसी आ रही है। गवर्नमेंट के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने ये एक गवर्नमेंट लॉ मेकर ने, राइट, ये हाई रैंकिंग गवर्नमेंट लॉ मेकर ने ये स्टेटमेंट दिया 2018 में कि 2.5 मिलियन यानी कि जो 25 लाख हमारे इंजीनियर्स हैं, उनमें से सिर्फ 7% जितने इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कोर इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं, बाकी के अंदर ये क्षमता ही नहीं है। तो ये इंजीनियर कैसे हो गए? That's also a question, isn't it? We need to invest in R&D। इंडिया का IT सेक्टर जो है ये लोकली हमें काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, और उस हिसाब से देखिए IT सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 मिलियन यानी कि 30 लाख। USA की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, और USA में 12 मिलियन लोग जो हैं, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं USA में IT सेक्टर में काम करते हैं। साउथ कोरिया का जो राइज हुआ है उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया। ये दो चीज़ों की वजह से साउथ कोरिया के कितने सारे प्रोडक्ट्स आज दुनिया के हाउस होल्ड नेम हो चुके हैं। LG, Hyundai, सैमसंग एंड देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। वो हमें नाम नहीं पता रहता, लेकिन उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में हमें देखने को मिलते हैं। डू व्हाट हैज़ वर्कड फॉर द वर्ल्ड।
जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होगा तो सर्विस सेक्टर ग्रो होगा। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, इन दोनों का सिम्बायोटिक कनेक्शन है। एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, और जब ये दूसरा इंक्रीज़ होगा तो वो फिर पहले वाले को सपोर्ट करेगा, एंड ये साइकिल जो है ये गोज़ ऑन एंड ऑन। यूएस में ये स्टडीज़ दिखाती है कि लार्जेस्ट कंज्यूमर कोई सर्विसेज का है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैच्योर सर्विस सेक्टर जो हैं इसके लिए आपको चाहिए अच्छी मीन्स सर्विस सेक्टर के लिए यू नीड a good base of manufacturing। तो दिस इज़ द थिंग राइट। बेसिकली ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आपको यही देखने को मिलेगा, मशीन जो है उसका और एल्गोरिथम का कॉम्बो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बो। सेम थिंग गोज़ विथ आवर एक्सपोर्ट्स। जब हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे थे, when we started exporting things, and तो उस टाइम पर क्या कर रहे थे, हमारे देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मशीन्स लेकर आए, यहाँ पर चीज़ें उन्होंने बनाई, दुनिया के दूसरे देशों से वो मशीन्स देखकर सीख कर आए, यहाँ पर उन्होंने वो मशीन्स बनाए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन सामान को बेचना स्टार्ट किया, मार्केट में छोड़ दिया, और फिर एक्सपोर्टर्स ने इसको दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचाया। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। वैवाहिक दुष्कर्म को सिद्ध कर पाना मुश्किल होगा, ये बात सच है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो देश के लिए लिए हैं। हाल ही में एक गर्भपात यानी कि एबॉर्शन का अधिकार जो है वो महिलाओं को दिलाया, चाहे महिला की शादी हुई हो नहीं हुई हो, राइट, सिंगल महिला हैं तो ये महिला भी जो हैं वो 24 वीक्स तक, अगर मीन्स प्रेग्नेंट हैं, 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है इस एक महिला की, चाहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, तो ये महिला जो है वो एबॉर्शन करवा सकते हैं। इस पर मैंने एक अलग से लेक्चर भी बनाया था, वो अवेलेबल हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं, राइट, क्लिक द आई बटन। तो दोस्तों, अब अदालत में जो बहस हो रही है बहुत सारी चीज़ों पर, शादी की उम्र को लेकर, तलाक का हक, लिव इन रिश्ते, समलैंगिक विवाह आदि, ये सारी चीज़ों पर अलग अलग जगहों पर बातचीत हो रही है। बट व्हाट वी नीड इज़ कि देखिए, कोर्ट्स डिसीजंस ले रही है, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ों पर अच्छे डिसीजंस ले रही है, वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन संविधान में अगर कोई चेंजेस करना है तो ये जिम्मेदारी जो है वो संसद की है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट की है। आई एम नॉट सेइंग कि कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि कोर्ट स्टेप इन करे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट में इतनी बहस चलती रहती हैं, और इस प्रकार से मीन्स कोर्ट का भी यहाँ पर कसूर नहीं है, लेकिन संवैधानिक अराजकता जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की जिसको कहते हैं, कि संसद होने के बावजूद भी सारे डिसीजंस कोर्ट लेने लगे, तो दैट इज़ नॉट ओके एट ऑल, राइट। अब अगर हम इस मैरिटल रेप की बात करें तो इसके 6 पॉइंट्स मैं आपके साथ तो शेयर करना चाहता हूँ, राइट। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही बात आती है कि न्यायिक सक्रियता जो है, तो इसको यानी कि एक प्रकार से आप अगर अंग्रेज़ी में बात करें तो कहते हैं कि जो कोर्ट है या फिर जुडिशियल ओवररीच जो है, कि जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट का जो दायरा है, लेजिस्लेचर का जो दायरा है, वहाँ पर स्टेप इन कर लेती है, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जब इसका कोई भी कानून बनाया जाए तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये कानून जो है वो संसद के द्वारा पास किया गया हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो मिलकर लॉज बनाएंगे, तो दिस इज़ वन रीज़न। नंबर 2, पत्नी के बयान के अलावा और क्या सबूत होंगे हमारे पास, राइट। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, और सिर्फ केस जो है वो चलता रहेगा। और अगर किसी ने जेन्युइनली, राइट, अगर किसी ने अपनी वाइफ का रेप किया है तो ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा। नंबर 3, 2017 में हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के दायरे में लाने से परिवार और सामाजिक व्यवस्था अस्थिर हो सकती है। अब ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सोचने वाली बात है। कई बार फेक केसेस होंगे तो उसका क्या होगा, तो दिस इज़ ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इट्स नॉट, वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर। इसका कोई आंसर अभी मिला नहीं है। एक ऐसा विषय है जिसका आंसर अभी मिला नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें अलग अलग एंगल से इस चीज़ को देखना है। फिर एक लंबे समय से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की बात हो रही है,
राइट। तो ये भी अभी नहीं हो पाया है। फिर संसद में एक नया बिल जो है वो ये कहता है कि लड़की की और लड़के की एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए इफ़ दे वांट टू गेट मैरिड, राइट। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक नया फैसला आया है कि अगर एक मुस्लिम लड़की जो है उसकी उम्र 15 या फिर उससे ज़्यादा है तो वो शादी कर सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा जो है उसका कानून यह कहता है कि 15 से 18 के बीच में अगर एक नाबालिग पत्नी है तो उसके साथ यौन संबंध बनाना जो है तो दैट इज़ ए क्राइम, ये एक अपराध है। तो ये डाइवर्सिटी जो है हमारे यहाँ पर, इसका क्या हम करेंगे? मीन्स ये जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूल्स है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर तो ये डायरेक्ट केसेस हो जाएंगे। फिर ये घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, अपेक्षा की शिकार महिलाओं के साथ पुरुषों को अदालत के तलाक लेने के बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पर सिस्टम जो है वो इतनी स्लो है, और कहीं ना कहीं डिवोर्स जो है इट इज़ पेनफुल, इट्स ऑलवेज पेनफुल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लोग जो हैं अब लिव इन रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। हर कोई नहीं, लेकिन एक शुरुआत जो है वो हो चुकी है। पहले मीन्स एक लड़का लड़की जब मिलते थे दैट वाज आल्सो अ बिग थिंग। ऐसे ही कहीं पर मिले कॉलेज के गार्डन में तो भी एक बड़ी बात हुआ करती थी एक समय में। अब लिविंग रिलेशनशिप जो है दैट इज़ आल्सो मीन्स उसको भी बड़े शहरों के अंदर कई जगहों पर इसको मीन्स ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाता है। मीन्स कोई किसी के घर में या फिर कोई कोई दखल अंदाजी नहीं देता है। इफ़ यू आर लिविंग इन अ बिग फ्लैट इन लाइक ए बिग सिटी, तो एक बड़े से अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, बड़े से अपार्टमेंट बड़ी सी बिल्डिंग में रह रहे हैं, राइट। तो उसमें किसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा नेबर जो है वो क्या है, कौन है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो भी चल रही हैं। अब वो कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हैं, राइट, लेकिन ये रियलिटी है। एंड फिर बेकसूर अगर लेट्स से पैसे पढ़ाने के चक्कर में ये सारी चीज़ों के लिए भी अगर ये मैरिटल रेप का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसे फेक मैरिज और इस प्रकार के केसेस भी आते हैं। फेक इन द सेंस के पैसे लूटने के लिए ही शादी की है, फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो तलाक ले लिया जाएगा, और फिर मीन्स ऐसे प्रोफेशनल गैंग्स भी ऑपरेट कर रही है। तो फिर उस समय पर हम क्या करेंगे? तो लेट्स होप के संसद जो है वो फिर अगर संसद डिले करेगी चीज़ों को तो फिर कोर्ट को ही कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड वी डोंट नीड दैट। व्हाट वी वांट इज़ कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो इस पर कोई एक होलिस्टिक लॉ बनाए, एक अच्छा लॉ जो है उसको बनाए। स्लो लेन ड्राइविंग, दिस इज़ नॉट अबाउट ड्राइविंग, दिस इज़ अबाउट इकोनॉमी। 2022-23 के स्टार्टिंग के टाइम पर यह बताया जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोजेक्शन ये था कि 7.2% ग्रोथ करेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये मानना था कि 8.2% जितना ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन और दूसरी जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन्होंने भी ये 7.2 और 8.2 के बीच में कहीं पर ग्रोथ जो है वो कहा था। लेकिन फिर वॉर की शुरुआत हो गई, हाई इन्फ्लेशन, राइट, जनवरी से चल रहा है, और विनो के ओपेक प्लस ने जो डिसीजन लिया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से सितंबर में अगर हम देखें तो अलग अलग फोरकास्ट जो हैं ये बहुत नीचे आ चुके हैं। अब उनकी रेंज जो है वो 6.7 से 7.2 के बीच में आ गई। फॉर एग्जांपल RBI, देन वी हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिच, तो इन सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का कहना यह है कि भारत का ग्रोथ जो है वो 7% होगा। फिर S&P ग्लोबल रेटिंग जो है इसका कहना है 7.3% होगा, और मूडीज़ जो है, मूडीज़ का कहना है 7.6% के आसपास। तो ओवरऑल रेंज जो है वो उनकी कम हो गई, एंड बिकॉज ऑफ कोर्स वेरियस डिफरेंट थिंग्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो अभी रिसेशन यूरोप और दूसरी जगहों पर, इसकी वजह से गुड्स एक्सपोर्ट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और अक्टूबर और दिसंबर वाला जो पीरियड है तो इसमें एक रिलेटिव स्लोडाउन हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। ओपेक प्लस का जो डिसीजन, कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी देख रहे हैं, अभी वॉलेटिलिटी है तो दे विल नॉट इन्वेस्ट, अभी वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और पेंडेमिक की इफ़ेक्ट जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। पता है क्यों? आज भी बहुत सारे लोग जो हैं उनको फ्री फूड स्कीम का पार्ट बनाया जा रहा है। सरकार ने, आपको याद होगा मैंने बात भी की थी इसके बारे में, कि सरकार ने अक्टूबर टू दिसंबर तक ये जो प्रधानमंत्री गरीब
अन्न योजना जो है, पीएम जे गरीब कल्याण अन्न योजना GKAY, तो इसको एक्सटेंड किया, 3 महीनों का एक्सटेंशन दिया. अभी डिस्कस्ड अबाउट इट, इजंट इट? कुछ 44,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च होगा इसको लेकर. तो सरकार ये एक्सटेंशन दे रही है. दिस इटसेल्फ मीन्स कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पेंडेमिक की जो इफ़ेक्ट हुई, इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट, उससे बाहर नहीं निकले हैं. तो ये रियलिज्म जो है वो हमारी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. When nature warns us, we better listen. इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है. दोस्तों इसके बारे में सोचिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, एंड ये ऐसे का भी पार्ट बन सकता है. क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर बट वन विच वी आर लिविंग थ्रू. क्लाइमेट चेंज ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो फ्यूचर में होगी. क्लाइमेट चेंज में हम जी रहे हैं, ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है. सोचिए इसके बारे में. यही ऐसे आपको पूछा जाए यूपीएससी की मेंस एग्जामिनेशन में, अगर यही स्टेटमेंट दिया जाए और ये ऐसे राइटिंग का पार्ट हो, तो फिर आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू विल राइट? सोचा है कभी? सोचिए. ओके, लेट मी मूव अहेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अभी उत्तराखंड में एक एवलांच आया और इसमें हमारे 19 क्लाइंबर्स जो हैं इनका निधन हो गया. मैंने एक वीडियो बनाया है, एक बायोग्राफी बनाई है. ये लड़की जो है वो हमारे देश में इतनी फेमस नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये एवलांच जो हैं, ऑफ कोर्स ये एक कारण बना इस लड़की की मृत्यु के पीछे, बट आई वुड से हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रकार की बहुत सारी ट्रेजेडीज़ जो होती है, इस प्रकार के बहुत सारे डिज़ास्टर्स जो होते हैं, उसमें इनडायरेक्टली हम सब इन्वॉल्व हैं. वी आर किलिंग आवरसेल्व्स. हम अगेन वही कहानी जो बचपन में हम पढ़ते थे कि एक जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए एक व्यक्ति जो है वो जाता है और फिर वो एक डाली पर बैठता है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सुनी है ना कहानी आपने कि ये डाली उसको तोड़नी है, तो वो यहाँ पर बैठकर यहाँ पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है. तो किसी ने उसको बताया कि अबे बेवकूफ़, यहाँ पर तू मारेगा तो इसके साथ साथ तू भी नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर बैठ और यहाँ पर मार, तो ये लकड़ी जो है वो या फिर ये डाली जो है वो टूटेगी. ये छोटी सी कहानी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. तो दोस्तों ये जो चीज़ हमने की, मीन्स ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम कितने सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, कितना कचरा बढ़ा रहे हैं, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब इन्वॉल्व हैं. पहले से शुरुआत हुई, बट वी हैव टू स्टॉप इट, इज़न्ट इट? तो हम सब इस प्रकार के डिज़ास्टर्स के इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसर, विच इज़ वेरी वेरी बैड. तो 19 ऐसे क्लाइंबर्स जो हैं उनका निधन हुआ, और साइंटिस्ट का कहना यह है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा जो था उससे मीन्स तब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो ओवरऑल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है ये 1.2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो गया है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर. और हर 10 सालों में ये 0.16 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है. ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है. वी आर नॉट डूइंग इनफ. हमारा अर्बनाइजेशन देखिए रेकलेस है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और रीजन की कैरिंग कैपेसिटी, मैंने एक वो जो टूरिज़्म को लेकर एक लेक्चर बनाया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसको. मैं बहुत सारे लेक्चर्स के बारे में ये कहता रहूँगा क्योंकि मैं उन्हीं विषयों को, ज़्यादातर उन्हीं विषयों को टच कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. अब ये कैरिंग कैपेसिटी और ये सारी चीज़ें उसमें मैंने एक्सप्लेन की है, एग्जांपल्स भी दिए हैं. तो सस्टेनेबिलिटी के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं. देयर इज़ नो अदर वे एट ऑल. ओनली सस्टेनेबिलिटी इज़ द ओनली सॉल्यूशन. रिस्क असेसमेंट मस्ट बी हार्ड वायर्ड. कि कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्लानिंग के टाइम पर, एग्जीक्यूशन के टाइम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वी हैव टू कैलकुलेट कि कौन से रिस्क्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं. और जितनी ऊंचाई वाली जगह उतने उसमें टेम्परेचर राइज जो है वो डबल रहता है हायर एलिवेशंस पर. हिमालयन में यही चीज़ हो रही है, और हिमालयंस आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम. हमारी फूड सिक्योरिटी और हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए हिमालयन जो माउंटेन रेंज है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ग्लेशियर मेल्ट होगा, एवलांचेस आएंगे, डिज़ास्टर्स होंगे. तो वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट. अब इसी पर्टिकुलर विषय
अब हमने बात की कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पर क्या इश्यूज होते हैं वो आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। कर्बिंग पॉल्यूशन, जॉब लॉस, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल से जो एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो उसमें स्ट्रिक्ट या फिर स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स एप्लीकेशन में आ गए फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। और वे सारी इंडस्ट्रीज़, वे सारी कंपनीज जो ग्रीन फ्यूल्स में स्विच नहीं हो पाए, जो आज मीन्स कोयले का इस्तेमाल करती आई, उनको कहा गया था कि 1 अक्टूबर से कोयला वाला नहीं चलेगा, यू हैव टू गो विद पाइप्ड नेचुरल गैस। तो जिन्होंने स्विच नहीं किया तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो बंद हो गई। पानीपत में ये ऑपरेशंस जो हैं वो शट डाउन हो चुके हैं, और हर रोज़, पानीपत हरियाणा का रीजन है, हरियाणा में आता है, जो एनसीआर का पार्ट है। तो हर रोज़ के लॉस कितने हैं? 100 करोड़ जितने हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, उसने स्ट्रिक्टली ये जो लॉज हैं इनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को स्विच कर लिया है, लेकिन वे सारी इंडस्ट्रीज़ जो स्विच नहीं कर पाई हैं, तो वहाँ पर अभी प्लांट जो है अपना शट डाउन है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। दूसरे लोकेशंस जहाँ पर ये सिचुएशन है, फरीदाबाद, बालबगढ़, गुरुग्राम, फिर उत्तर प्रदेश के वे रीजन्स जो एनसीआर का पार्ट है, राजस्थान का वो रीजन जो एनसीआर का पार्ट है, ये हर जगह पर ये जो नए स्ट्रिंजेंट लॉज हैं वो आ चुके हैं। अब रियलिटी ये है कि इनको वार्निंग्स भी दी गई थी, फ्लाइंग स्क्वाड्स के इंस्पेक्शंस भी हुए, बंद करने तक का रिस्क था, लेकिन कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी में स्विच किया। बाकी की कंपनीज ने स्विच नहीं किया, उन्होंने शायद इतना सीरियसली नहीं लिया। उनकी भी डिमांड है, उनका कहना यह है कि ये जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। नंबर 2, हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम चेंज कर सकें। नंबर 3 इज़ के पीएनजी जो है इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, कोयले की कॉस्ट जो है वो कम है। तो ये 3 रीजंस, बड़े रीजंस जो हैं उन्होंने नॉन कंप्लायंस के लिए दिए हैं इंडस्ट्री और उनके एसोसिएशंस ने। उनकी डिमांड ये है कि ये जो कन्वर्जन करना है कोल से पीएनजी का, तो उसके लिए उनको सब्सिडीज़ दी जाए, पीएनजी पर सब्सिडीज़ दी जाए, और जीएसटी जो है उसमें रिडक्शन दिया जाए। राइट। अब दोस्तों आप सोचिए, सरकार में बैठना क्या इतना इजी है? आप अगर ऑफिसर होते और इस प्रकार की चीज़ों के इंचार्ज होते तो आप सोचिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। आप इन लोगों को, अगर इनकी कंपनीज बंद रहेगी तो लोग जो हैं उनकी जॉब चली जाएगी। जो गरीब लोग हैं, डे टू डे मजदूरी का काम करते हैं, उनका क्या होगा? नंबर 2, इंडस्ट्रीज़ की ये डिमांड है। अब अगर आप ये डिमांड उनकी फुलफ़िल करें तो फिर दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो पोल्यूशन की वजह से परेशान हो रहे हैं, जिनको लेट्स से कैंसर या फिर अस्थमा या फिर ऐसी बीमारियां हैं, तो वो भी कहेंगे कि आप इंडस्ट्रीज़ को पैसे दे रहे हैं, हमारी हेल्थ बिगड़ गई तो हमारा क्या? हु विल लुक आफ्टर अस? तो ये भी एक चीज़ होगी। तो वी नीड टू टेक इट सीरियसली। ये पोल्यूशन जो है उसको नेशनल इमरजेंसी के तौर पर हमें देखना चाहिए। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, होलिस्टिक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये केक जो है वो ऐसी हमें काटनी पड़ेगी कि हर किसी को लगेगा कि उसके हिस्से में एक अच्छा हिस्सा, जो एक हर किसी के हिस्से में एक अच्छा शेयर आया है क्वांटिटी वाइज केक का। तो ऐसा बैलेंस निकालना जो है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आप सोचिए इसके बारे में कि हमें पता है नुकसान हो रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। आपके लिए प्रश्न है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।